press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. लेकिन सर साथ साथ ताइवान के साथ भी काफी शुरू में तो कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी चाइना साइड, लेकिन उस पे भी कुछ हो नहीं पाया और यही लग रहा है कि उस दर से भी इनको हार ही देखनी पड़ेगी। वो आरजू जी, जो ताइवान का अगर आप एम्फीबियस असॉल्ट की बात करें, इसमें लास्ट टाइम बोला था, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। 130 किलोमीटर का स्ट्रेच है, आपको 1 मिलियन की नेवी चाहिए। आप मिलिट्री एक्सपर्ट्स की बात करो, ताइवान का सारा डिफेंस ही सी में है। उनके पास दुनिया का ऐसा कोई एंटी शिप, ऐसा एंटी सबमरीन कोई टारपेडो दुनिया में ऐसा नहीं है, ऐसे रडार नहीं है जो उनके पास। और ताइवान और चाइना के पीछे एक आइलैंड है जहां ऑलरेडी यूएस क्या बेस है। ताइवान में ऑलरेडी एज पर सम मीडिया रिपोर्ट्स आर ऑलरेडी डिप्लॉयड यूएस फोर्सेस देयर। ठीक है, यूएस के एयरक्राफ्ट कैरियर्स है, यूएस के कंबाइंड बैटल ग्रुप्स है, यूएस की सबमरीन्स वहां है। आपको लगता है इतने लोगों से पंगा लेके आप ताइवान जीतोगे? और अगर अमेरिका के एलाइज कूद जाते हैं, अगर अमेरिका के एलाइज कूद जाते हैं तो आपके लिए ये जंग जीतना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता। और ताइवान की भी फौज आरजू जी करीब 3 लाख है, चाइना की 8 से 9 लाख है, ताइवान की भी 3 लाख फौज है। उनके पास एयर डिफेंस सिस्टम है, उनके पास अपने को डिफेंड करने का काफी सिस्टम है। अगर ताइवान जी जिनपिंग खा सकता था, उसने अब तक खा लिया होता। ही वुड हैव कैप्चर्ड दैट टेरिटरी। वो वेट नहीं करता, वो तमाशे नहीं करता, वो जाके खा लेता। तो ये आप टेक्निकली मानिए। और जो अभी इकोनॉमिक कंडीशंस है, आप एफडीआई की बात करें, जो ताइवान यहाँ पैसा लगाता है, ताइवान इनकी डिपेंडेंस उनके सेमीकंडक्टर पे 80-90% पॉपुलेशन अन चाइनीज है। और इस वॉर के बाद, और जो चाइना की इकोनॉमी की अभी हालत है, जो हम बैंक्स डिफॉल्ट कर रहे हैं, रियल एस्टेट में डिफॉल्ट है, $450 बिलियन का डिफॉल्ट हो चुका है, डिक्लेयर कर चुके हैं बैंक। एक एक कंपनी में $240 बिलियन का डेट है जो डिफॉल्ट करने वाली है। आपने टेक पे क्रैकडाउन किया, $3 ट्रिलियन का था। आपका इकोनॉमिक आउटलुक 3.1% है। आपके एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, 80 करोड़ लोग को आपने जीरो कोविड के चक्कर में बंद कर रखा है। आपके एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, शिपिंग लाइन नहीं चल रही, तो किस दम पे आप जाके उस पे अटैक करोगे? और मैं आपको एक बार बताऊं, डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने PCAOB एक्ट लाया था, जिसके कारण, अभी टाइम नहीं ज्यादा समझाने का, उसके कारण आरजू जी करीब 800 मेजर कंपनियां यूएस स्टॉक एक्सचेंज से डिलिस्ट हो गई थी। उसका इम्पैक्ट यूएस इकोनॉमी पे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर, सॉरी चाइनीज इकोनॉमी पे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का था। ये मैं पहले, और मैंने, मुझे लगता है 30 दिसंबर 2020 को गार्डियन में एक आर्टिकल लिखा था, चाइना इज ब्रिंगिंग इकोनॉमिक पेंडेमिक, जिसमें मैंने ये सारे पॉइंट आउट किए थे। क्यों, व्हाई आर दे डूइंग दैट? ऐसी सूरत में चाइना नहीं लड़ पाएगा, किसी से नहीं लड़ पाएगा। और ये सब पॉस्चरिंग थी, ये सब दिखावा था। पर वो जब हम स्कूल जाते थे तो एक चीज होती थी आरजू जी, हमें ना एक वो पर्ची सी देते थे छोटी, पीएच पेपर, कहते डालो, एक कलर आया एसिडिक, एक कलर आया बेसिक, लिटमस टेस्ट कहते थे। मतलब एक छोटा सा कागज का टुकड़ा सोल्यूशन में दिखा के ये बताता था एसिडिक है या बेसिक है। तो नैन्सी पेलोसी का जो विजिट है आरजू जी, वो लिटमस टेस्ट था, जिसने चाइना की पीएलए की, चाइना के गवर्नमेंट की, चाइना की मिलिट्री की, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की, चाइना की पीएलए की, एयरफोर्स की, नेवी की, सबकी औकात गिना दी। चाइना का सम टोटल लिटमस टेस्ट कर दिया उन्होंने एक जहाज उतार के ताइवान में, और उसको वापस उड़ा दिया 18-20 घंटों बाद। एक फ्लाइट ने, जो उन्होंने 70 साल से एक इल्यूजन परसेप्शन बनाया था, उसके परखच्चे उड़ गए। इट वाज अ लिटमस टेस्ट ऑफ चाइना स्ट्रेंथ व्हिच दे हैव मिजरेबली फेल्ड। तो ये कर तो सकते नहीं कुछ। और जो अब देखिए आरजू जी, जितनी इंफॉर्मेशन मुझे होगी, मुझसे तो कहीं ज्यादा यूएस को होगी ना, तो यूएस ने भी तो इसीलिए लिटमस टेस्ट किया ना। अब देखिए यूएस ने बड़ा अच्छा खेला, हाँ आएगी नहीं आएगी कंफर्म नहीं किया, बताया नहीं, फिर ताइवान से कंफर्म करा दिया आ गई। और ताइवान की प्रेसिडेंट उन्हें आरजू जी वो देती है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। ताइवान की प्रेसिडेंट यूएस स्पीकर ऑफ द हाउस को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड देती है। अमेरिका का लिटमस टेस्ट तो हो गया ना, अमेरिका ने दुनिया को दिखा दी इनकी औकात कितनी है, और इन्होंने खुद ही बता दी, चुपचाप बैठ जाते, पंगा नहीं करते। अमेरिका दिस टाइम प्लेड वेरी सेंसिबली, उन्होंने ना कंफर्म किया ना डिने किया। जब अमेरिका कंफर्म डिने नहीं कर रहा था, इनको लगा अमेरिका डर गया, तो उन्होंने थोड़ा और अपना वो ऊपर कर दिया। वो पप्पू पेजर वाली बात है, तो वो थोड़ा और ऊपर कर दिया, थोड़ा और ऊपर कर दिया। तो फिर क्या हुआ, जहाज आया, निकल के देखते रहेंगे, और ये देखते रह जाएंगे। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको कह रहा हूँ ये लड़ नहीं सकते। हाँ, लड़ाई कोई पटाखा धमाका जी जिनपिंग तभी करेगा जब उसको लगेगा कि मेरी तीसरी टर्म नहीं आएगी, तब वो अपने पर्सनल गेन के लिए कुछ कर ले। बट चाइना कैन नॉट टेक ऑन ताइवान, इट इज नेक्स्ट इम्पॉसिबल। अगर कर सकता था वो अब तक कर चुका होता। और इसके ताइवान और ये ज़वेरी के हिट के बाद जो अमेरिका का रुतबा सुपर पावर है, वो और उभरा है, दैट हैज एलिवेटेड। क्योंकि एक सवाल ये भी बार बार लोग पूछ रहे हैं कि जो जिस ड्रोन ने ज़वेरी को मारा, पहले तो उसकी इंफॉर्मेशन किसने बेची, फिर वो ड्रोन उड़ा कहाँ से, और किसकी एयर स्पेस यूज की। ISPR ने ये तो बोल दिया कि हमारी जमीन से नहीं उड़ा, पर एयर स्पेस का क्लैरिफिकेशन कोई दे नहीं रहा। चलिए वो फिर कभी का मसला है।
तो आज इनका सम टोटल ये है, कहानी इनकी ये है। बिल्कुल ठीक, लेकिन जाहिर है जैसे आप बात कर रहे हैं तो यकीनन जो चाइनीज साइड है वो भी अपनी जो कमजोरियां उसको जरूर देख रहे होंगे, और हम भी देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन साथ साथ आपसे मैं लास्ट में ये जरूर पूछना चाहूंगी कि आपके यहाँ एक अमेरिका का कहा जा रहा है नेवी का शिप जो है वो रिपेयर हो रहा है, वो जी। क्या बात है? मतलब वो इत्तेफाकन आ गए या वाकई में सिर्फ रिपेयर के लिए ही आए हैं? क्या है वो सारा, वो न्यूज क्योंकि मेरी नजर से गुजरी थी। नहीं आरजू जी, आपकी नजर पे तो खैर माइक्रोस्कोप पे चीजें पकड़ लेती है इधर उधर। वैसे ये काफी लोगों की नजर से नहीं गुजरा, आपकी नजर से गुजरा, अच्छी बात है। देखिए आरजू जी, अगर आपका शो हो या और भी चैनल्स हो, मैं एक वर्ड हमेशा से यूज कर रहा हूँ पिछले कुछ महीने से, डॉकिंग। कि मुझे काफी लोगों ने पूछा अगर ये ताइवान और अमेरिका का कॉन्फ्लिक्ट होता चाइना का, आप क्या रोल करोगे? मैं कहा जो भी डॉकिंग वगैरह होगी, जो भी लॉजिस्टिक सपोर्ट होगा वो हम देंगे, क्योंकि चाइना हमारा एडवर्सरी, हमें इसमें कोई संदेह नहीं, कोई डाउट नहीं है, और हम यूएस को पूरा समर्थन देंगे। अब आपने पीछे देखा होगा कि पीछे चाइना ने एक शिप लाना चाहा हमनटोटा तक, स्पाई शिप। तो इस पे काफी बात हुई हमारे मीडिया पे। अभी कल परसों ये खबर आई कि श्रीलंका उन्होंने मना कर दिया, भाई आपका शिप यहाँ होगा नहीं, जबकि हमनटोटा उनके कंट्रोल में, श्रीलंका उन्होंने मना कर दिया। अब शिप क्या आ रहा था उन्हें, अब जो हमारी जो नीचे की कमांड्स हैं, अंडमान निकोबार कमांड और जो इस साइड वाली कमांड है, उस पे उनको थोड़ा बहुत जासूसी करनी थी, स्पाई शिप बेसिकली, कहाँ है क्या है क्या है। देखिए इनके वही पंगे लेने वाली बात है, खुरापा दिमाग में कहीं ना कहीं उन्हें तो वो पंगेबाजी करनी करनी। अब श्रीलंका ने मना कर दिया, ठीक है जी। यहाँ ये तो पूरे न्यूज में आया कि चाइना का शिप आ रहा है, ये करेगा वो करेगा, इससे भारत का ये होगा ये होगा, जबकि हमने अपना जो साउदर्न साइड की कमांड्स है, दोनों साइड की ऑफ द कंट्री, वी हैव स्ट्रेंथ बोथ ऑफ देम, वी आर फुली प्रिपेयर्ड। और ये तो हमने बहुत पहले देख लिया। जब हमने अपनी साउदर्न कमांड स्ट्रेंथन कर दी, तभी इनफैक्ट इनकी हमनटोटा पे नजर पड़ी। इनको हमनटोटा लेने की जरूरत तभी पड़ी, तब तक इनको जरूरत नहीं थी। और ये जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहते हैं, हम कहते हैं, वी कॉल इट एट डायमंड नेकलेस। Chinese use a concept called string of pearls. We use the concept of diamond necklace. अगर उन्होंने हमें गियर रखा तो हमने भी उनको उतना ही गियर रखा। कभी उस पर बात करते, लंबा विषय, इतनी जल्दी होगा नहीं। तो आरजू जी, अब ये वहां तो रुक गए। अब यहाँ क्या होता, बिना किसी को बताए चुपचाप, पहली बार जब लास्ट क्वाड की मीटिंग हुई थी, तब हमने इनफॉर्मली एग्री किया था, इसको डिक्लेयर भी हमने कुछ लिमिटेड में किया था कि भाई आपके जो शिप्स हैं उनका रिपेयर और डॉकिंग हम इंडिया में देंगे। पहली बार पिछले 60-70 साल में यूएस का शिप इंडिया आता है, चेन्नई में ये डॉक हुआ है। वहां पे देखिए हम कह रहे हैं इसको रिपेयर करना है। अब रिपेयर, मेंटेनेंस, फ्यूलिंग, ये सब डॉकिंग में होती है। एक टेक बड़ा वर्ड ये हो जाता है डॉकिंग। अब डॉकिंग में जब शिप घूम के आएगा, आरजू जी मैं डायरेक्ट बोलूंगा, उसका चेकअप तो होगा ही, उसमें रिपेयर भी कुछ होता है, वो भी होगा, तेल पानी जो हिंदी में कहे, पानी सब। जब इनफैक्ट जब एक बार जहाज सॉर्टी करके उतरता है, फाइटर हो या पैसेंजर हो, उसका भी एक थॉरो चेकअप होता है। अब समुद्री डोमिनेंस के लिए आपको डॉकिंग चाहिए। तो हमने कल इंडो पैसिफिक में जो नया बना है और क्वाड में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर स्टेप लिया है। फर्स्ट टाइम यूएस नेवी शिप हैज डॉक्ड इन इंडिया। रीजन कैन बी एनी टू मेनी, आई विल से डॉकिंग, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। वहां हमने चाइना का शिप श्रीलंका जाने से रोक दिया, चाइना का शिप श्रीलंका जाने से रोक दिया, और यूएस का शिप हमारे यहाँ आया। अब इसमें दो चीजें देखिए इंपॉर्टेंट क्या है। जो काउंसलेट है यूएस का चेन्नई में, वहाँ के जो एम्बेसडर साहब है, काउंसलर है, जो भी वहाँ के हेड है एम्बेसी के, वो उनके डिफेंस अटैची, हमारे वाइस एडमिरल साहब इंडियन नेवी के, वाइस एडमिरल के नीचे होते वाइस एडमिरल साहब, और हमारे सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, उन्होंने जाके उनका स्वागत किया। All these 4 people were present. So this gives a much bigger message. ये SOS कॉल में नहीं है, मैं आपको यहाँ क्लैरिफाई, ये नहीं कि शिप खराब हो गया था, डूब रहा था, हमने कहा चलो हमारे यहाँ आ जाओ कि भाई हम थोड़ा बहुत इसको ठीक कर देंगे। नहीं, it was under a pre-planned action and there were 4 dignitaries, जो वहाँ के एम्बेसी के हेड है यूएस के चेन्नई की, उनका डिफेंस अटैची, हमारे सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस एंड वाइस एडमिरल ऑफ इंडियन नेवी, उन्होंने शिप का स्वागत किया। तो ये बहुत बड़ा चेंज है। ये इतना चेंज बड़ा है, मैं आपको क्या बताऊं। जो चाइना कहता था ना एरिना ऑफ ग्लैडिएटर्स, अगर पता नहीं अब मेरी आवाज वेंगी तक जाएगी तो आज मैं बोलता हूँ वेंगी और ग्लोबल टाइम्स, इस पर प्रतिक्रिया नहीं आई तुम्हारी, सांप सूंघ गया क्या, या देखा नहीं तो आरजू काजमी का शो देख लेना, समझ आ जाएगा। देखो एक हिंदी तो कोई उन्हें ट्रांसलेट करके बता ही देगा। जिस let me tell you in English, the thing you were talking, that COD is arena of gladiators. Now a US Navy ship has been docked in China, in Chennai for first time, and the US embassy head, defense attaché, our vice admiral of Indian Navy, and our secretary of defense were on the
harbor to welcome that ship. So it has happened for the first time in 70 years, and it is a big strategic and military move. Military का एक बहुत बड़ा, it's a big strategical and military move, and it talks of a cooperation going to much beyond. We already have docking arrangements with Singapore, and we already have docking arrangements with Japan. So ये मैं वही बोलूँगा.